नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुस्तान का लोकतंत्र है ही कुछ ऐसा, एक जगह चुनाव खत्म होते हैं तो किसी न किसी कोने में अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। दो तस्वीरों के साथ हम आपको इस बुलेटिन में आगे ले जा रहे हैं, जहां गोवा में एक तरफ शपथ ग्रहण और दूसरी तरफ 22 अप्रैल को एमसीडी चुनाव। इन सब के बीच सवाल यही कि जो दो बड़ी खबरें हैं उसमें पहली तस्वीर में वो जद्दोजहद है, जोड़ तोड़ के बाद बनी हुई बीजेपी की गोवा में सरकार है। दूसरी तरफ एमसीडी, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं। एक महत्वपूर्ण चुनाव इसे देखा जा रहा है, जहां पर बीजेपी के लिए भी एक बड़ी लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी के लिए भी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान होना है। सबसे पहले आपको बता दें 22 अप्रैल को होगा एमसीडी का चुनाव, ऐलान कर दिया गया है। नतीजों का ऐलान 25 अप्रैल को होगा। तो 22 अप्रैल को वोटिंग होगी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए और फिर 25 अप्रैल को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये अपने आप में एक वर्चस्व की लड़ाई है। ट्राइफरकेशन से पहले 3 हिस्सों में एमसीडी को बांटा गया। एसडीएमसी जिसमें 104 वार्ड है, ऐसे ही एनडीएमसी में 104 वार्ड है, 64 वार्ड ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। इन सब के लिए वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 272, 136 चाहिए अगर आपको यहां पर सत्ता हासिल करनी है। इस बीच अब बड़ी खबर जिसका रुख हम कर रहे हैं गोवा का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही करार दिया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, और अब तो रक्षा मंत्री का भी उन्हीं के पास है मामला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही, जिसमें मनोहर पर्रिकर अब से कुछ ही देर में सीएम की शपथ लेंगे। कांग्रेस ने ना नेता सामने रखा, ना कदम सही वक्त पर उठाया। हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, ये कहते हुए अरुण जेटली। न दावा पेश किया कांग्रेस पार्टी ने, न नेता ही चुना। क्या कहा है उन्होंने, आइए पहले आपको सुना देते हैं। चुनाव तो सरकारें बनाने के लिए होता है और इसलिए स्वाभाविक है कि जब किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है तो जो विधायक चुने गए हैं और जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो अपनी भूमिका तय करेंगे और उनके समर्थन के आधार पर दोनों बड़ी पार्टियों में से कोई ना कोई एक सरकार बनाएगी। आज गोवा के संबंध में यह ऐतराज किया गया कि कांग्रेस पार्टी को बुलाना चाहिए था राज्यपाल जी को। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके दो मूल कारण हैं। दो राजनीतिक दल और कुछ निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और पहले से ही 21 विधायक स्वयं राज्यपाल के सामने चले गए, समर्थन की चिट्ठियां उन्होंने दे दी और जब 40 में से 21 स्पष्ट बहुमत एक तरफ हो गया तो 17 को कैसे राज्यपाल बुला सकते थे? कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों ने तो ना अपना नेता चुना और न ही अपना कोई दावा पेश किया। जिसका दावा नहीं है, नेता नहीं है और सामने नेता भी है और एक बहुमत का दावा है और बहुमत स्थापित हुआ पत्रों के माध्यम से और पर्सनल अपीयरेंस के माध्यम से, तो राज्यपाल जी का यह कहना कि आप शपथ लीजिए और कुछ ही दिनों के अंदर अपना बहुमत साबित कीजिए, यह बिल्कुल स्पष्ट था। बहुत प्रेसिडेंट्स हैं इस देश में। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 30 आए थे 80 में से 2005 में, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केवल 16 थे। उनको राज्यपाल ने बुला लिया क्योंकि उनका गठबंधन बड़ा था। सबसे बड़ी पार्टी 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन विरोध कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन बाद में हुआ, वो बड़ा हो गया तो राज्यपाल ने उनको बुला लिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2013 में आम आदमी पार्टी से ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने उनको समर्थन कर दिया तो उनका गठबंधन बड़ा हो गया। इसके तो कई पुराने उदाहरण हैं कि जब सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बुलाते, और न बुलाने का कारण यह है कि वैकल्पिक गठबंधन जो है वो बहुमत अपना साबित कर देता है पत्रों के माध्यम से, और इसलिए
वैकल्पिक गठबंधन बहुमत साबित करने की स्थिति में है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं गोवा में, ये बात कहते हुए अरुण जेटली। लेकिन इस बीच जिस खबर से हमने शुरुआत की थी, एमसीडी के चुनाव में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 22 अप्रैल को वोटिंग होगी, 25 को ऐलान। लेकिन इससे पहले बीजेपी की तरफ से जो ऐलान कर दिया मनोज तिवारी ने, उससे आंसू टपक पड़े बीजेपी के पार्षदों के। क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी मौजूद है। एक बड़ा फैसला आज बीजेपी ने लिया है, सिटिंग काउंसिलर्स को टिकट अब नहीं मिल रहा है। पहली बार दिल्ली के राजनीति में ऐसा हो रहा है। इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? इस फैसले की वजह सिर्फ ये है कि हम नए चेहरों को लाना चाहते हैं, मैक्सिमम युवाओं को चांस देना चाहते हैं। महिलाओं का अपना उसमें सहभागिता होगा, युवा रहेंगे और उसके आधार पे हम लोग एक दिल्ली की नई तस्वीर और आगे बढ़ के देना चाहते हैं। तमाम मौजूदा पार्षद आज यहाँ पे आए थे, हमने उनसे बात की। काफी ज्यादा नाराज है इस पूरे फैसले से। खुल के भले ही सामने नहीं कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन आंखों में उनके भी आंसू हैं। उनका कहना है कि उन्हें छला हुआ महसूस अब वो अपने आप को कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, 10 साल से वो काम कर रहे थे और अब नए चेहरे आने जरूरी हैं और सब लोगों ने सबसे विचार करके निर्णय हुआ है, सामूहिक निर्णय है और सब इसमें साथ है। नए चेहरे आएंगे और वो मुस्कुराएंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचारी रवैया है, कांग्रेस का जो धोखेबाजी रवैया है, उस सबको तार तार कर देंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार हमला कर रही थी मौजूदा एमसीडी पार्षदों पर 10 सालों से, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी, उसे कम करने के लिए ये नया फार्मूला लागू किया गया? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बराबर एमसीडी के फंड। इस बीच हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। मनोहर पर्रिकर कुछ ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे और ये तस्वीरें गोवा की आप इस वक्त देख रहे हैं। मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री थे 1-2 दिन पहले तक और अब गोवा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पद की शपथ लेंगे क्योंकि जो वैकल्पिक गठबंधन जिसका जिक्र अरुण जेटली भी कर रहे थे, उसमें दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही थी। कांग्रेस हालांकि बड़ी पार्टी थी लेकिन शांत नींद में पड़ी रही। बीजेपी ने हाथ मार लिया, गठबंधन की पार्टियों पर सहमति बनी, उनके साथ मनोहर पर्रिकर के चेहरे पर, और फिर उसी सहमति पर बहुमत तक पहुंच गए और अब मुख्यमंत्री बनेंगे मनोहर पर्रिकर। तो एक राज तिलक आप सबसे पहले देख रहे हैं, गोवा में राज तिलक, जहां मनोहर पर्रिकर बन रहे हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें जैसे जैसे आ रही हैं हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन नलिनी जी आपसे शुरू करते हुए हम आपको ये भी दिखाएंगे, निशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ है, बहुमत का ये आंकड़ा कैसे पहुंच रहा है वो भी हम दिखाएंगे। नलिनी जी, इसमें आप क्या देखती हैं? बीजेपी के लिए एक जबरदस्त कामयाबी, उसे जोड़ तोड़ कहेंगी, या फिर दूसरी तरफ कहे तो कांग्रेस गहरी नींद में थी, जो रिजल्ट्स 3-2 हो सकते थे उसको उन्होंने खुद ही 1-4 बना दिया? देखिए, इसे कहते हैं क्विक थिंकिंग। भाजपा ने 11 सितंबर अमित शाह ने उसी समय कह दिया था कि लगभग मणिपुर और गोवा में भी हमारी सरकारें बनने जा रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया था, उत्तराखंड में भी आया था, सबने तवज्जो दी उनकी बात को, लेकिन ये नहीं माना कि उसी वक्त नितिन गडकरी चल चुके थे। रात भर वहाँ गोवा पहुँचते ही उन्होंने अपने विधायकों से तो बात की ही, 1 बजे उन्होंने मीटिंग की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के जो उनके जो बिछड़े हुए साथी थे उनसे बात की। वो मीटिंग चली 4 बजे सुबह तक, थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं समझती हूँ 1 आध घंटा। फिर किससे बात की उन्होंने? गोवा फॉरवर्ड के विजय सरदेसाई, जो कि धुर विरोधी हैं मनोहर पर्रिकर के, जिन्होंने आलोचना की, डट के आलोचना की मनोहर पर्रिकर की, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भी, और पहले जबकि मुख्यमंत्री थे उसी। लेकिन हमने सुना है कि उनके फेसबुक पोस्ट पे इतनी वो गालियां देते थे मनोहर पर्रिकर को कि अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है उसे छिपाना। लेकिन उससे पहले एक बार मैम, क्योंकि अभी ये शुरुआत हो जाएगी, तब तक आपसे चर्चा करेंगे। निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, आंकड़े कैसे पहुंचे बहुमत तक, दिखाएं। देखिए अंजना, जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, यहां पर जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि वक्त कैसे बदलता है। आज से 10 साल पहले यही मनोहर पर्रिकर, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था, तब 14 सीटें थी बीजेपी के पास और 16 थी कांग्रेस के पास।
तब इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था। और अब जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर, 17 साल में चौथी बार शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अभी नलिनी जी ने जिक्र किया नितिन गडकरी का। जब इनके पास 13 का आंकड़ा आया तो उसके बाद ही ये कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहां पर ये आंकड़े हम अपनी स्क्रीन पर यहां पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो तीसरा आंकड़ा है 3 MGP का, नितिन गडकरी के नजदीकी है रामकृष्ण जी, और उनकी बातचीत हुई, लंबी बैठकें चली और वो लोग चाहते थे कि मनोहर पर्रिकर बने मुख्यमंत्री, क्योंकि मनोहर पर्रिकर खुद भी, उनका भी दिल जो है वो गोवा में ही बसता है। तो सबसे पहले इन तीनों ने सपोर्ट किया। उसके बाद सबसे नीचे ये जो निर्दलीय है ये आ गया है। और निर्दलीय में रोचक बात यह है, इसमें गोविंद साहब मौजूद है जिन्होंने MGP के प्रेसिडेंट को हराया, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। इसके बाद पूरी कहानी जो थी बड़ी आसान होती चली गई। और अब आप देखें ये जो आंकड़ा हमारे सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे इनके पास समर्थन 21 नहीं, 22 नहीं, अब तो ये 23 का भी दावा कर रहे हैं। और अब बस इंतजार है कि थर्सडे को किस तरीके से अप्रूव करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर। बिल्कुल निशांत, अब सीधी तस्वीरें दिखाते हैं वहीं से जहां पर मनोहर पर्रिकर पहुंचे हैं। याद रखिए एक पेटिशन जिसमें यह कहा गया कि उनकी स्वेरिंग इन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, स्वेरिंग इन होने दीजिए, आप बस फ्लोर टेस्ट कराइए और 16 मार्च को इसे साबित कर दीजिए। अंशुमन त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। क्यों ना सीधी तस्वीरें वहां की दिखाएं, क्योंकि वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं मनोहर पर्रिकर और तमाम लोग। अंशुमन त्रिपाठी जी, उसी सवाल से शुरुआत, जो 3-2 का नतीजा हो सकता था कांग्रेस के लिए, उसको 1-4 अगर हम होते हुए देख रहे हैं तो वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसी के साथ सवाल ये भी कि ठीक रहेगा मामला आने वाले फ्लोर टेस्ट तक। देखिए गोवा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनी पावर से ये किया गया है। देखिए गोवा का इतिहास खंडित जनादेशों का इतिहास है। और आपको ये दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में खंडित जनादेश को साधने का मंत्र डेवलप कर लिया है और वही मंत्र उनके इस दौरान काम आया, जबकि उनको ये दिखाई दे रहा था कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ रहा है। कांग्रेस शायद ज़्यादा हताश थी। उत्तर प्रदेश की हार ने कांग्रेस का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। कांग्रेस के नेता ये सोच भी नहीं पाए कि उनको मणिपुर और गोवा में अगली स्ट्रेटजी क्या बनानी है, जबकि गोवा के मामले में भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर आश्वस्त थी कि वो बहुत करीबी अंतर से पीछे रहेगी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होकर आ सकती है। तो इसलिए वो जो गोवा की पूरी पॉलिटिक्स है, उस जिसके मास्टर माने जाते हैं पर्रिकर, और दिल्ली में चर्चा की जाती है कि आज एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि इस वक्त तो 2 दूनी 4 जो आप ऊपर देख रहे हैं, अब स्वेरिंग इन सेरेमनी की वहां पर शुरुआत होगी। मृदुला सिन्हा जो कि गवर्नर है गोवा की, वो वहां पर मौजूद। और ये बहुत बड़ा अवसर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो, जिस रणनीति के साथ, जिस अग्रेसिव रणनीति के साथ, आक्रामक रणनीति के साथ पार्टी बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ती करार दे रही थी। पार्टी जी अपनी बात बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कि गोवा खंडित जनादेशों का इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश साधने में सफलता मिल चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से वहाँ राज्य कर रही थी। महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे में कांग्रेस को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया था और उस हतप्रभ होने के क्या होता है सर, जब आपको पता है देखिए कि वहाँ क्या परिस्थिति है जो आपके पास है, जहां बड़ी पार्टी, यही हताशा है। जिस हताशा के कारण कांग्रेस उतनी स्विफ्टली मूव नहीं कर पाई, जबकि आमतौर पर कांग्रेस इस तरीके की परिस्थितियों में सरकार बनाने में ज्यादा विशेषज्ञता रखती है। देखिए अब वहां की सेरेमनी जरा दर्शकों को दिखा रहे हैं। मनोहर पर्रिकर को आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मनोहर जी वहां पर अब शपथ ग्रहण करेंगे और I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, तमाम बीजेपी के मनोहर शीर्षस्थ नेता मौजूद। सुनिए। देवाची शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापित जाला अशा भारतीय संविधानाविषयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निष्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो।
हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तराच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभाव तशेंच कोणाचेर संबंदी मोयपाक आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तराच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभाव तशेंच कोणाचेर संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव मनोहर पर्रीकार देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळलेली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना। भाषा में उन्होंने शपथ ली है वहां पर अपने हस्ताक्षर करते हुए। एक पहली गद्दी इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद गोवा में मिल गई है। चौथी बार मुख्यमंत्री और चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 3 साल तक अभी रक्षा मंत्री के रूप में, लगभग 3 साल से थोड़ा कम, नवंबर में इन्होंने ज्वाइन किया था, नवंबर 2014 में। वहां से अब तक वो रहे रक्षा मंत्री और अब एक बार फिर, हालांकि ये हमेशा इनके बारे में कहा जाता था कि दिल्ली नहीं गोवा ही रास आता है, दिल इनका वहीं अटका रहता था। जब जब इनसे ये सवाल पूछा जाता तो कहते हाँ गोवा का हूँ, गोवा पसंद है, लेकिन ऐसे वक्त पर आंकड़ा इनके लिए फिट बैठ गया। अशा भारतीय संविधानाविषयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। मनोहर पर्रीकार देवाची सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळवचो ना ताजे लागीं उक्ती करचो ना। मनोहर पर्रीकर अब गोवा के मुख्यमंत्री पद में शपथ ले चुके हैं और गद्दी गोवा की सबसे पहली 5 राज्यों में से उन्हें मिल गई है। अब जैसा कि हमने आपको दिखाया, मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, दिल हमेशा गोवा में अटका रहता था, दिल्ली में काम करते थे लेकिन हमेशा गोवा की राजनीति रणनीति। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अंशुमन जी अपनी बात आपने हाथ उठाया था, यह भी ले, और साथ ही कांग्रेस का उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने के लिए कितनी ज़्यादा तैयार थी कि उसने 1 मिनट का समय नहीं लगाया पारीकर को खाली करने में। ये चर्चा पिछले 1 साल से है कि पारीकर को वहाँ भेजा जाएगा, क्योंकि विधानसभा के सदस्य भी नहीं है और कितनी तेजी से पारीकर को मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये गठजोड़ की सरकार मैनेज करने की क्षमता केवल पारीकर में है। पार्सरेकर हार चुके हैं चुनाव और गोवा भाजपा के पास कोई नेता ही नहीं है। जैसे नेता की समस्या कांग्रेस के पास थी, वैसे ही गोवा भाजपा के पास भी थी, क्योंकि पार्सेकर उनके बड़े नेता हार चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी तेजी से स्विफ्टली मूव किया, अपने मंत्री को खाली किया, वहाँ तत्काल भेजा और उसका ये नतीजा है कि पूरा कोलिशन केवल रात भर में तैयार हो गया और सुबह सरकार बनाने की। ये बताता है कि बीजेपी कितनी तैयार थी और कितनी फोकस्ड है। ये भी बताता है कि कांग्रेस ने हाथ में आई चीज गंवा दी। ये दिखाता है कि न्यू इंडिया का पहला असूल है जो नहीं जीता वो सिकंदर, और दूसरा ये असूल है कि आपको किसी भी तरह से आपको पावर हथियानी है, और ये नए इंडिया में पुराने पैंतरे भी चलेंगे, ये भी न्यू इंडिया का है। लेकिन मैं कांग्रेस की बात जब कर रही है,
कांग्रेस में तो जो पॉलिसी पैरालिसिस हम कहते थे उसका इतना अच्छा नमूना ये दिखाई दिया। उनके यहाँ दिगंबर कामत, प्रताप सिंह राणे इत्यादि और लुई फरेलो, वो सब लोग थे, वो यही नहीं डिसाइड कर पाए कि सीएलपी का लीडर कौन होगा, वक्त ज़ाया करते गए। दिल्ली से फिर कहे आदेश। दरअसल ये सारी की सारी पार्टी में ये घुन लग गया है। बिल्कुल, तमाम जो अन्य लोग हैं, जो विधायक हैं, वो शपथ लेते हुए इस वक्त सुदीन धवलीकर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के रामकृष्ण ढवळीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय मागून देईन. सुदीन धवलीकर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के अब मंत्रिमंडल में मंत्री इन पार्टियों के ज्यादा। इन्होंने मराठी में शपथ ली है ऐसा लगता है। तो जो गोवा फॉरवर्ड है, सुना है कि उन्होंने भी अपने 3 मंत्री माने हैं, बल्कि ये तो इनके सहयोगी हैं, तो ये शायद मान भी जाए कम मंत्रियों में। 7 मंत्री शायद होंगे ये संविधान के बराबर 7 है, तो 3 तो गोवा फॉरवर्ड ने मान लिए, एक कम से कम एक ही मानेंगे तो मांगेंगे। महाराष्ट्रवादी शपथ ले रहे हैं जी, शपथ ले रहे हैं, तो 3 फिर रह गए भाजपा के। मेरा कहना कि इतने प्रैक्टिकल, इतना ज्यादा दिखाना, मुख्यमंत्री बन गया जी। बस और ऐसा ही 13 में अगर आपको बनानी है सरकार तो आपको ये सब ये लेन देन करना पड़ेगा। ये सौदेबाजी। अब सौदेबाजी में हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमें ये आवाज उठानी चाहिए कि क्या बाकी भी लेन देन की बात आई क्या, केवल मंत्री पद की आई क्या। और दूसरी ये बात है कि जो यहाँ पर अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इन जो रीजनल पार्टीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा दमखम रहेगा। और देखिए उत्तर प्रदेश वगैरह में रीजनल पार्टी बिल्कुल किनारे और हाशिए पे चले गए। यहाँ पर और मणिपुर में भी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल जो हैं वो आ गए सेंटर में। कई बार तो ऐसा लगता है अंशुमन जी की झारखंड याद आ जाता है कि मधु कोड़ा इंडिपेंडेंट को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया था। कम से कम वही बचाने में कामयाब रहे, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल अब हेविली एक तरफ टिल्टेड रहेगा इन छोटी पार्टियों से। स्वाभाविक सी बात है, और गोवा के लिए नया नहीं है। अगर गोवा का आप इतिहास देखें तो गोवा में हमेशा इस तरीके के खंडित जनादेश आते रहे हैं, और कांग्रेस पहले जनादेशों को साधने में सफलता पाती थी, अब भारतीय जनता पार्टी से साध रही। विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड जरा कमेंट्री हो जाए, गोवा कि ये जमकर कोसते रहते थे पारिकर को, मनोहर पर्रिकर जी। विजय सरदेसाई है गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक और पटोड़ा से सबसे अंत में यही माने, यानी कि सुबह वो चली थी, वो पॉप फट चुकी थी, तो उसके बाद इनकी बारी आई तो इन्होंने फिर चले गए ये वापस, और इनको फिर बुलाया गया। नितिन गडकरी ने फिर बुलाया और कहा चलिए जो आपने कहा तो मान लिया। तो उसके बाद में ये आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अंजना, केंद्र में सरकार होने का और बड़े जनादेश का बहुत लाभ होता है। छोटी पार्टियां हमेशा उस सरकार के, उस पार्टी के साथ जाने का प्रयास करती हैं और वरीयता देती हैं जिसकी केंद्र में सरकार हो। तो शायद केंद्र में बहुमत की सरकार होने का और ताजा चुनाव नतीजों के बाद जो माहौल प्रदेश में बदला है, उसका लाभ गोवा में भाजपा को तत्काल मिला। और जो बिखरी हुई छोटी पार्टियां थी उन्होंने भाजपा का साथ चुन लिया, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस के साथ खड़े होकर भी उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा आने वाले समय में मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि गोवा में खंडित जनादेश है, और भाजपा की सरकार और मनोहर पर्रिकर उतने ताकतवर मुख्यमंत्री साबित नहीं होंगे जितने भी अपने पिछले दौर में थे, क्योंकि उनको इन पार्टियों के जो टेंट्रम्स हैं और इनकी जो मांगे हैं उनके सामने हमेशा खड़े झुकना पड़ेगा। अगर सबसे लेट ये माने तो एक वजह ये भी हो सकती है कि खुलकर सबसे ज्यादा मुखर होकर पर्रिकर के खिलाफ बोलने वाले यही थे नलिनी, सबसे ज्यादा यही थे। और देखिए इससे बहुत बड़ा सबक मिलना चाहिए। अगर मायावती और अखिलेश बात कर रहे थे एक दूसरे के पास आने की, तो इससे बड़ा उदाहरण उनको नहीं मिल सकता। अगर विजय सरदेसाई आ सकते, मनोहर पर्रिकर की कैबिनेट में शामिल हो सकते, अपना फायदा देख करके, ये अपना नुकसान देखकर नहीं आए हैं। ये कुछ अगले मंत्री जो विधायक जो मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे वो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मनोहर पर्रिकर एक ऐसा मंत्रिमंडल जलाएंगे जिसमें उनकी खुद की पार्टी से ज्यादा मंत्री दूसरी पार्टियों के होंगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी पैदा हुई है। लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, गठबंधन हुआ। जी, एक चीज़ कह देनी चाहिए, मृदुला सिन्हा गवर्नर के पक्ष में कह देनी चाहिए एक बात, कि वो तो कह ही रहे थे कि बाकी सब ये पहले ऐसा हो चुका है कि अल्पमत में भी आप करवा सकते हैं शपथ ग्रहण,
लेकिन एक बात है कि जो वोट शेयर है वो वोट शेयर भाजपा का ज़्यादा था गोवा में।